शेयर करता हूं मैं व्हाइट बोर्ड। अब इसमें देखिए नॉर्मल रिएक्शन। सर हाँ सर एच.सी. वर्मा में जो न्यूटन्स लॉ से पहले फोर्सेस वाला चैप्टर है वो भी आप कराओगे? करवा दूंगा, लेकिन उसको बाद में देखेंगे, उसकी ज्यादा नीड नहीं है। कहानी है, धीरे धीरे और बेहतर समझ में आएगा यदि ये चैप्टर ध्यान से सुन लेते हो तो। नॉर्मल रिएक्शन एन, या कुछ लोग इसे आर से शो करते हैं। और ये है क्या? तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे आप रखो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पे आप रखते हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा mg, उसके कारण वो नीचे जाना चाहेगा। ये है टेबल और ये है ब्लॉक। अब ये यदि ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, टेबल से होके गुजरना चाहता है, तो टेबल यदि बड़ा कमजोर होगा, लकड़ी का एक छोटा टेबल हो, उस पर 100 किलोग्राम का बोरा ला के रख दोगे तो हो सकता है टूट जाए। और यदि टेबल मजबूत हो तो उसको नीचे जाने से रोकता है। तो टेबल इससे किधर फोर्स लगा कर रोकना होगा? टेबल इसको ऊपर धकेल करके रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो आता है फोर्स, ये जो आता है फोर्स, उन्हें हम लोग कह देते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अभी यदि मैं बात करूं तो ब्लॉक के लिए क्या देखता हूं? ब्लॉक रेस्ट पे है। देखना कहां पर है? हमेशा आप देखेंगे पैर के नीचे खड़े होके। तो यहां देखते हैं ब्लॉक इज एट रेस्ट, कंटिन्यूअस रेस्ट, मोमेंटरी रेस्ट नहीं। कंटिन्यूअस रेस्ट। तो F कितना हो गया? 0। F को कोई एक नहीं, नेट। इसका मतलब जितना N होगा उतना ही mg होगा। तो आप में से कई बच्चों को ये अभी नहीं समझ में आएगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब आएगा। तो एक काम करिए ना, आप जहां बैठे हैं वहां से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करिए, लेकिन दरवाजे से मत जाइए, दीवार से गुजर कर दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करिए। तो जब आप वॉल के पास पहुंचेंगे तो नाक, नोज आपका टच करेगा वॉल को, और फिर आप जोर लगाएंगे, जैसे नाक गुजर जाए दीवार से बाहर, फिर आप भी गुजर जाएंगे दीवार से बाहर दूसरी तरफ। तो ऐसा तो होता नहीं। तो जब दो रिजिड बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक बॉडी दूसरे से होके निकल कर दूसरी तरफ जाना चाहता है, तो दूसरा बॉडी जब इसे रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करता है तो उसे ही हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो कोई ऑब्जेक्ट, हाँ सर रिपीट करते, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? तुम्हारे जहां बैठे हो वहां कमरे में दीवारें होंगी, वॉल्स। उस वॉल के थ्रू निकलने की कोशिश करो, एक रूम से दूसरे रूम में चले जाओगे बिना दरवाजे के, दीवार से निकल जाओ, जाओ दीवार के पास और देखो तो नाक से, नाक गुजर गया, हाथ बढ़ा के देखो, हाथ गुजर गया दीवार से दूसरी तरफ, फिर तुम भी गुजर के चले जाओ एक रूम से दूसरे रूम। क्या जा पाओगे? नहीं। ना तो जवाब दो। कौन रोक रहा है तुम्हें? वॉल। तो वॉल के पास तो हाथ पैर है ही नहीं, तो फिर वो फोर्स कौन सा लगा रहा है? तो जो फोर्स वो वॉल लगा रहा है, हाँ, जो फोर्स वो लगा रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन।
ये ब्लॉक कहाँ रखा है? टेबल पे। और ये ब्लॉक जाना किधर चाहता है mg के कारण? नीचे। क्या ये गया नीचे? नहीं, इसको रोका किसने? टेबल ने। टेबल ने किधर फोर्स लगाया होगा? ऊपर। तो ये उस फोर्स का क्या नाम रखोगे? नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, और सोचो यदि ऐसा होता तो नॉर्मल रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं कि दो ब्लॉक जब कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, तो हम लोग इसको ये भी कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। मतलब यदि कांटेक्ट के कारण कोई फोर्स जनरेट होता है तो उस फोर्स का जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इतने कहानी में तुम मत उलझो, तुम तो ये समझो कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से गुजरने की कोशिश करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जब रोकने के लिए फोर्स लगाता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका डायरेक्शन कैसे ध्यान रखें? डायरेक्शन ऑफ एन, डायरेक्शन ऑफ एन कैसे देखेंगे? डायरेक्शन ऑफ एन कैसे डिसाइड करें? along the normal, along the normal, along the normal, perpendicular to along the normal, तो normal किसके? At the contact surface towards the object। ध्यान से देखिए, यहाँ कांटेक्ट सरफेस को मैं ग्रीन कर देता हूं, ये वाला पॉइंट है कांटेक्ट सरफेस। तो कांटेक्ट सरफेस से यदि ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल देखना चाहता हूं तो ब्लॉक की तरफ, तो ब्लॉक पे दो फोर्स दिख रहे हैं, एक तो ग्रेविटी और एक इसे रोकने की कोशिश करने वाला नॉर्मल, और ये दिख रहा है रेस्ट ऑलवेज। हम इन दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल, मतलब ये दोनों बराबर हैं, एन और एम जी क्या होंगे? बराबर। यहाँ आपके मन में ये विचार आ सकता है और आप याद कर लेंगे कि नॉर्मल तो एम जी होता है, तो ऐसा आप कुछ ना करें, इसके लिए मैं एक व्यवस्था करता हूँ। ये 2 kg का ब्लॉक है और ये एक लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सप्रेशन से। इस ब्लॉक पे एक mg लगता होगा जो इसे ले जाना चाहता है ग्राउंड पे, और एक नॉर्मल लगता होगा उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द ब्लॉक। अब आपको बताना है कि इस नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा। तो गौर करिए, सॉल्व करते वक्त कहां से देखना जरूरी है? सेब का एक पेड़ बना लो, उसके नीचे खड़े हो जाओ और फिर क्या देख रहे हो? ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अप, लिफ्ट के साथ सर साथ। 28 न्यूटन। बहुत बढ़िया। यस सर, 20। तो हम क्या लिखेंगे? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट कैसे सोचोगे? तो ब्लॉक किधर जा रहा है? अप, तो अप वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए या डाउन वाला? यदि ऊपर एक्सेलरेशन है तो अप वाला फोर्स बड़ा होगा, एन माइनस एम जी बराबर एम ए। और आप लोग मैथमेटिशियन तो हो ही, यदि एम जी को दूसरी तरफ ले जाने दो, एम जी प्लस ए, ये m कितना है? 2, 10 + 4, ये हो जाएगा 28
न्यूटन। दोनों तरफ n लिखूंगा तो तुम लोग काट पीट के भगा दोगे, इसलिए दूसरी तरफ यूनिट में मैंने न्यूटन पूरा नाम लिखा है। और ये n जो लेफ्ट साइड वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन को। आपको यहाँ रिजल्ट दिखने लगा, ये mg से अलग है। तो कोई स्टूडेंट यदि ये रखने के चक्कर में हो कि नॉर्मल हमेशा mg होता है, तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इक्वेशन बनाकर आपको देखना पड़ेगा। और यदि लगे कि ठीक है, एक पॉइंट और समझिए, एक ब्लॉक पे हमेशा नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे ये 2 kg है, ब्लॉक का नाम है P, और दूसरा ब्लॉक साथ में है 3 kg का, इस ब्लॉक का नाम है Q। दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इनको पुश किया जा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर। तो ध्यान से सुनिए, ये पी ब्लॉक को तो आप धकेल रहे हैं एफ फोर्स लगा के, 20 न्यूटन लगा के। क्यू को कौन धकेल रहा है? तो क्यू को पी धकेल रहा है। तो आपको बताना है फाइंड एनपीक्यू। एनपीक्यू क्या है? ये है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। तो अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, पी और क्यू में जो धक्का मुक्की हो रहा है, तो वहां पर फोर्स नॉर्मल का कैसे कैलकुलेट करें? आपको क्या लगता है, ये दोनों ब्लॉक यहीं बैठे रहेंगे कि ये एक्सलेट होकर के आगे जाएंगे? आगे जाएंगे। तो आगे जाने के बारे में बात करके मुझे ये बताइए, दोनों का एक्सलेशन एक जैसा दिख रहा है ना? तो इनको क्या मैं सिस्टम मान सकता हूँ? सिस्टम के लिए क्या कंडीशन था? एक जैसा एक्सलेशन होना। और इस सिस्टम को एक्सलरेट कौन कर रहा है? तो केवल बाहर वाला फोर्स हम देख रहे हैं। तो ये 20 न्यूटन है जो इसको धकेल के आगे ले जा रहा है। इस सिस्टम के लिए F बराबर क्या होगा? m सिस्टम इंटू ए। F कितना है? F है 20। तो बीच में कितना कितना लिख जैसे लिखे में क्या ना चार्ज कर लिखे, ये कुछ हमारा कंटीन्यूअस 20 1% इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना? मास हो गया है 2 और 5 kg 2 प्लस 3 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सलेशन निकल आया, एक्सलेशन हो गया 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गौर करिए, दो मेथड है नॉर्मल इंटरैक्शन सोचने की। यहाँ देखिए, मेथड 1, पहला मेथड क्या कह रहा है कि आप Q को एक सिस्टम की तरह देखिए। Q 3 kg, इसका एक्सलेशन दिख रहा है A, दैट इज 4। लेकिन एक लफड़ा है, इस Q को आप F फोर्स इस पे नहीं लग रहा। इस Q को दो जगह कांटेक्ट में देख रहे हैं, एक तो ग्राउंड पे और एक ये बगल वाले ब्लॉक से। तो बगल वाले ब्लॉक से परपेंडिकुलर जो आ रहा है, जो धकेलने वाला फोर्स P इसे धकेल रहा है Q को, इसे ही NPQ कहेंगे। और ग्राउंड से जो आएगा वो नॉर्मल वर्टिकल अब जाएगा, हॉरिजॉन्टल में तो उसका कोई योगदान है ही नहीं। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं?
NPQ इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3 × 4, F इक्वल्स टू ma देख रहे थे, ये हो गया 12 न्यूटन। आपको लगे कि ना ये नहीं पसंद आया, तो ऐसा होता है कई बार। अब दूसरा रास्ता देखिए, यहाँ पर मौजूद है P और इसका मास है 2 kg। इसको आप धकेल रहे हो आगे 20 न्यूटन से, और ये आगे वाले सरफेस पे कांटेक्ट है कहीं, तो जहां भी कांटेक्ट होगा बालक, उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर आप एक नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे। और नॉर्मल रिएक्शन ये किन के बीच का है, P और Q के बीच का, इसीलिए सब स्क्रिप्ट दे देते हैं PQ। और ये एक्सेलरेटेड किधर है, आगे की तरफ। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सा कहलाता है, PQ वाला। अब मुझे बताइए यहाँ इक्वेशन क्या लिखेंगे। ये भी आगे बढ़ तो रहा, ये भी तो आगे तो बढ़ ही रहा है, ये भी आगे तो बढ़ रहा है। आप जब आगे बढ़ता देख रहे हैं तो इनके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनके लिए इक्वेशन हो जाएगा ये F माइनस NPQ नेट फोर्स इक्वल्स टू 2 × 4, 2 × 8। आप यहाँ देखिए F कितना है 20, NPQ हम ढूंढ रहे हैं इक्वल्स टू 8। NPQ कितना आ गया 20 - 8, 20 - 8 कितना होता है 12। पहले भी कितना आया था 12, तो पहले जो आया उसे देखो, यहाँ NPQ कितना आया है, NPQ आया है 12, और यहाँ भी NPQ कितना आ रहा है, NPQ यहाँ भी आ रहा है 12, तो दोनों जगह एक ही रिजल्ट आया। अब जिन लोगों को इक्वेशन का ABC कुछ नहीं पता, वो ज्यादा अकल पे जोर ना दें, थोड़ा कम जोर दें तो शायद समझ में आ जाए। और वेट करिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आए। ये एक्सेलरेशन तक यदि गलती से आप पहुंच गए, एक्सेलरेशन तक पहुंच गए, तो मैंने मेथड 1 और मेथड 2 सोचा कि एक बार और देखते हैं। यदि मेथड 1 और मेथड 2 एक बार और देखते हैं तो कैसे काम चलेगा इसका, चेक करिए ध्यान से। पहले तो हमने यहाँ एक्सेलरेशन देख लिया है कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन पता चल गया है 4। यहाँ एक्सेलरेशन आ गया है 4। आप पहले P के बारे में सोचिए। P वाला ब्लॉक, इस पे कौन कौन फोर्स लगाता होगा, सर मुझे कौन पता। अरे देखो बालक, F तो लगेगा ही ना, कोई धकेल रहा है इससे। और सामने यदि दीवार होता तो क्या सामने दीवार होता तो ये दीवार तोड़ के भाग जाता, नहीं ना। तो रोकता कौन, दीवार। दीवार से नॉर्मल आता, वो कहते N। यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, दीवार तो नहीं है सामने, लेकिन फिर भी सामने कांटेक्ट जरूर है। ये लाइनिंग खींच के कांटेक्ट देखो, और ये किसके साथ कांटेक्ट में है, PQ के साथ कांटेक्ट में है। और जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए मैं फिर से चित्र बनाऊं, PQ कांटेक्ट देखो ना। तो कांटेक्ट पे जैसे गाल पे आपके मैं एक बढ़िया सा चांटा मारूं, तो गाल पे भी फोर्स आएगा और हाथ पे भी फोर्स आएगा। आपको शक हो तो नजदीक में रहते तो मैं मार के दिखा देता, नहीं तो आप अपना गाल हाथ ना यूज करके, केवल हाथ यूज करके दीवार पे दो एक चांटा। तो दीवार पे एक चांटा दोगे तो केवल दीवार रोएगा कि तुम भी रोओगे,
तुम भी रोओगे, दोनों पे चोट लगेगी। तो जैसे ही पी और क्यू कांटेक्ट में है तो इसका मतलब पी क्यू को धकेलता होगा और क्यू पी को रोकता होगा। और न्यूटन्स के तीसरे लॉ से गाल पे जब मैं चांटा मारूंगा तो गाल भी लाल और हाथ भी लाल। गाल से हाथ पे उतना ही फोर्स आएगा जितना हाथ से गाल पे आएगा। तो पी क्यू पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना क्यू पी पे लगाएगा। तो दोनों तरफ एन पी क्यू लिख सकता हूं मैं, दोनों के वैल्यू एक जैसे। तो जब आप एक बार में केवल पी को सोचते हैं तो क्यू को मत सोचिए, और जब क्यू को सोचते हैं तो पी को मत सोचिए। यार दोनों सिस्टम ले लेंगे तो भीतर वाला फोर्स नहीं पता चलेगा। अब गौर करो, तो इधर से धकेल रहे हैं आप एफ और सामने वाला दीवार रोक रहा है आपको इधर पी क्यू, और ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है या अलग अलग डायरेक्शन में? अलग अलग डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स किधर लिखोगे, कौन डोमिनेट करेगा, एफ या पी क्यू? सर मुझे क्या पता। तो एक्सलेशन किधर है, राइट की तरफ। राइट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एफ। तो डोमिनेट कौन करेगा, एफ। हम क्या लिखने वाले हैं, एफ माइनस एन कौन सा, पी क्यू इक्वल्स टू एम ए, 2 इंटू ए दैट इज 4। तो कैलकुलेट कर चुके हैं आप। एफ के बदले कितना है, 20 माइनस एन इक्वल्स टू 8। एन इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 माइनस 8 दैट इज 12। एन कौन सा, वही तो है पी क्यू वाला। सर मैं पी को क्यों सोचूं, मैं पी नहीं सोचता। मैं भी कहूंगा हाँ यार बेकार है। तो फिर किसको सोचोगे, चेक करिए। यदि पी को नहीं सोचोगे तो क्यू को सोचो। और इसे पुश करो। कौन पुश करेगा, तो पी, तभी ये आगे एक्सीलरेट होगा ए। इसके लिए कौन सा फोर्स लिखोगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट यहाँ पर एक ही है, कौन है, एन पी क्यू। और एम कितना है, एम है 3 और ये कितना है 4। तब भी ये कितना आया 12, पहले भी कितना आया था 12। अब मान लेते हैं कि ये समझ में नहीं आया तो 3 ब्लॉक वाला ट्राई करते हैं, अधिक से अधिक क्या होगा, वो भी नहीं समझ में आया। 4 ब्लॉक वाला ट्राई करेंगे, वो भी नहीं समझ में आएगा। तब फिर 1 ब्लॉक वाला देखेंगे तो खुद करोगे, हाँ हाँ ये ठीक है। या 2 ब्लॉक वाला, हाँ ठीक है। मैं कहूंगा बस इतने से काम चल जाएगा। देख 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg। इनके नाम रखना चाहो तो ए बी सी। और फोर्स आप लगा रहे हैं 18 न्यूटन। और आपसे कहा गया यदि ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन बताओ। और फिर कहा गया बी और सी के बीच में कितना इंटरेक्शन है वो बताओ, नॉर्मल। फिर कहा गया ए और बी के बीच में कितना इंटरेक्शन है ये भी बता दो। घबराइएगा नहीं, क्या क्या पूछा जा रहा है। ए बी सी जो तीनों हमें दिख रहे हैं, ए बी सी जो तीनों हमें दिख रहे हैं, उन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा एक्सेलरेशन अलग अलग होगा कि एक जैसा होगा, सेम होगा। बहुत बढ़िया। तो कितना होगा यदि मुझसे कहा गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुरंत मेरे दिमाग में आया होगा कि इसको सिस्टम मान लूं, और सिस्टम को धकेलने वाला इकलौता है 18 न्यूटन। बहुत बढ़िया दिया। तो ये 1 2 और 3 ये तीनों जुड़ गए, एन ए भी 6 न्यूटन है। तो 18 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 F इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए इक्वल्स टू हो गया 18/6, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बारी आता है कि
बी और सी के बीच में इंटरेक्शन कितना है? तो सर एक काम एन करो, एनबीसी पहले 9 देखो न्यूटन। सी को, और सी वाले ब्लॉक को कांटेक्ट में देखो बी से। तो इसको पुश कौन कर रहा है? इसको पुश कर रहा होगा बी। तो एनबीसी आप देख रहे हैं, एक्सलेशन भी आप देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब आके जाएगा तो एफ बराबर एम ए सोचते वक्त एफ के लिए कौन आएगा? बी और सी के बीच का इंटरेक्शन। एम के लिए कौन आएगा? 3। ए के लिए कौन आएगा? 3। ये कितना हो गया? 9 न्यूटन। यदि कभी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया ए और बी के बीच का इंटरेक्शन कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये जो है बी और ये जो है सी, इन दोनों को धकेलने की जिम्मेदारी किसके कंधे पे है? इन दोनों को धकेलने की जिम्मेदारी ए और बी के कांटेक्ट पर, जो कांटेक्ट नॉर्मल बनेगा उसके। और वो इन्हें धकेल के किधर ले जा रहा है? आगे। इन दोनों को एक सिस्टम ले लो, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन एक जैसा है। तो एन ए बी है एक्सटर्नल फोर्स जो इसे धकेलने वाला है। और कितने से धकेलने वाला है? तो यहाँ मास कितना है? 2 + 3, और एक्सलेशन कितना है? 3। ये 15 न्यूटन हो गया वो फोर्स जिससे ए बी को धकेल रहा होगा। और ए बी को धकेल रहा होगा या बी और सी सिस्टम को धकेल रहा होगा। बीसी मिला करके यदि फेविकोल से चिपका एक ब्लॉक मैं देखूं तो बीसी वाले ब्लॉक को कौन धकेल रहा है? ए। और उस पुश के कारण एक्सलेशन आया ए। एन ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलेशन, 2 + 3 × 2। सर मेरे समझ में तो इनमें से एक भी नहीं आया। मैं कहूंगा घबराना मना है। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, वो भी नहीं आएगा समझ में। यहाँ देखिए, ए बी सी डी, वही सब। हाँ मैं चलबो करत और ठीक है। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, और फोर्स लगा रहे हैं 28 न्यूटन। तो आपको बताना है ये आगे यदि जाएगा तो एक्सलेशन क्या होगा? 2 मीटर/सेकंड²। हम फिर क्या करें? तो फिर से इन्हें सिस्टम मान लें। तो लिख दो फॉर ए + बी + सी + डी सिस्टम, एफ बराबर एम ए। एफ हो गया 28, एम हो गया 2 + 3 + 4 + 5 2 इंटू ए। ए हो गया 28/14, दैट इज 2 मीटर/सेकंड²। अब यहाँ नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं कि बताओ, एक तो पूछा गया था ए बताओ, ये कितना होगा? मान लो फिर पूछा गया कि सी और डी के बीच का इंटरेक्शन नॉर्मल कितना होगा। फिर पूछा गया बी और सी के बीच का इंटरेक्शन नॉर्मल कितना होगा। और फिर पूछा गया ए और बी के बीच का इंटरेक्शन का नॉर्मल कितना होगा। यदि ऐसे क्वेश्चन भी साथ में एसोसिएट कर दिए गए तो अब अकल लगाओ कि डी वाले को एक्सलेशन देगा कौन? तो डी वाले को एक्सलेशन कौन देगा पे विचार करो। तो डी वाला किसके साथ टच कर रहा है? सी के साथ। तो धकेलेगा कौन इसको? सी डी। सी ने डी को धकेला, सी और डी के बीच का इंटरेक्शन। और ये कितने एक्सलेशन से जा रहा है? ए। तो एफ बराबर एम ए जो इसके लिए लिखोगे तो एन सी डी बराबर कितना हो गया? मास हो गया 5 kg की चाहे कलम यो, और एक्सेलरेशन हो गया 2। ये कितना आ गया? बहुत बढ़िया, 10।
बहुत बढ़िया भाभी। नेक्स्ट आपने देखा एनसीडी 10 न्यूटन। आगे चलते हैं, यदि हमसे बी और सी के इंटरेक्शन को कोई कहे तो सी को मत सोचो, बी और सी का बीच का जो इंटरेक्शन है, देखिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा ये किसको पुश करने का काम करेगा, ये सी और डी दोनों को मिला करके। तो ये सी और ये डी, इन दोनों को सिस्टम मान लो, और इसको धकेलने का काम कौन कर रहा है, इसको धकेलने का काम कर रहा है बी। बी और सी के बीच का इंटरेक्शन और एक्सलेशन है ए। तो एन बी सी किसके बराबर हो गया, बहुत बढ़िया, एन बी सी आ गया मास ऑफ द सिस्टम 4 + 5 और एक्सलेशन कितना है 2, तो दैट इज 18। अब ऐसे ही यदि कोई कहता है कि यहाँ का नॉर्मल कितना होगा ए और बी के बीच का, तो ए और बी के बीच का नॉर्मल चाहिए, तो आप एक काम करो, बी सी और डी को सिस्टम मान लो और 24 न्यूटन। सीधे लिख दो एन बी सी, जो एन ए बी जो है, एन ए बी है, ये किसको किसको एक्सलेट कर रहा है, ये मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलेशन। सिस्टम में कौन कौन, 3 + 4 + 5 और एक्सलेशन है 2, तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12, तो 24, ये हो गया 24 न्यूटन। तो इस तरह हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि दो ब्लॉक जब इंटरेक्ट कर रहा है तो उनके बीच का नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करें, उसे देख रहे हैं। यहाँ देखिए, घबराना नहीं, अधिक से अधिक क्या होगा, एक भी नहीं सीख पाए तो मैं उससे आसान क्वेश्चन पे विचार करूंगा कि उस पर चर्चा किया जाए। देखिए यहाँ एक ब्लॉक है, ये जमीन पे रखा हुआ है, 5 kg का ब्लॉक है, तो जमीन पे रखा हुआ है तो जमीन पे कांटेक्ट तो जरूर दिख रहा है, और कांटेक्ट दिख रहा है, ये कांटेक्ट जो है ये किधर आएगा, ऊपर। मैंने आपसे पूछा कि नॉर्मल का वैल्यू बताओ, तो तुरंत उछल पड़ोगे, कह दोगे कि सर ये तो ना आसमान में गया ना जमीन पे, ये हो गया 50 न्यूटन। ये N1, वो अभी ठीक है, बात करो। यहाँ पर अब बताओ, यदि ऐसा होता कि ये सामने एक दीवार भी होती और आप यहाँ N1 तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप साथ में इस ब्लॉक को पुश भी कर रहे होते और आपकी कोशिश होती कि इसको धकेल वकेल के आगे ले जाए, लेकिन ये जो वॉल है, ये वॉल तो मजबूत है, क्या ये वॉल आपको ले जाने देगा ब्लॉक, नहीं। तो दीवार रोकने के लिए कौन सा फोर्स जनरेट करेगा, ये भी नॉर्मल ही कहलाएगा। तो दो नॉर्मल आ गए तो दोनों ही एन लिख दोगे तो इंसान टेंशन में आएगा, तुम खुद भी टेंशन में आओगे, अरे कौन सा नॉर्मल। तो तुमने एक नॉर्मल को कहा ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल N1 और एक को कहा N2 वॉल से आने वाला नॉर्मल। तो आपने अभी जो देखा N1 वाला वैल्यू, ये किसके आधार पे लिखा, Fy = 0, y डायरेक्शन में मैंने देखा कोई मूवमेंट नहीं है। इसी तरह x के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि कोई मूवमेंट नहीं है तो अगला सोच लेंगे क्या, अगला सोच लेंगे Fx = 0, तो इससे क्या निकल के चला आएगा, N2 = F, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जितने सरफेस को टच कर रहा होता है उतने नॉर्मल आते हैं ऑब्जेक्ट पे। हाँ, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल का वैल्यू हमेशा फिक्स रहे। मान लो वही वो ब्लॉक है 5 kg वाला और तुमने दीवार की तरफ धकेलने वाला फोर्स बदल करके F' कर दिया 40 न्यूटन। तो अब आपको बताना है कि जमीन से आने वाला नॉर्मल N1 और दीवार से आने वाला नॉर्मल N2 का वैल्यू क्या होगा अगले एग्जांपल में। तो N1 किसके बराबर हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन, ये हो गया 50, और N2 किसके बराबर हो जाएगा, F 40 न्यूटन। F कितना है, सर 40 न्यूटन। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, दीवार से नॉर्मल क्या आएगा वो इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कि आप फोर्स कितना लगा रहे हो आगे। अच्छा सोचो,
ये दीवार को टच तो कर रहा है, लेकिन आप धकेल नहीं रहे हो ब्लॉक को दीवार की तरफ। तो एक तो mg को आप देखोगे n1 से बैलेंस होता, लेकिन क्या n2 का वैल्यू मिलेगा हमें? अभी n2 का कितना वैल्यू मिलेगा? 0. 0। ये आपको दिखना चाहिए। यदि ये दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि नॉर्मल तो हम उतने दिखाएंगे जितने सरफेस को टच करेगा, लेकिन हो सकता है उनमें से कोई नॉर्मल का वैल्यू 0 भी हमें दिखे। जैसे अभी दीवार को टच तो कर रहा है, लेकिन दीवार को पुश नहीं कर रहा, इसलिए नॉर्मल का वैल्यू 0 है। नॉर्मल दिखा सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो हमने अभी आपको समझाने की कोशिश की नॉर्मल रिएक्शन, उसका डायरेक्शन। गौर करिए, यहाँ एक कंसेप्ट आ जाता है, एक कंसेप्ट है ये, रीडिंग ऑफ सबसे पहले देखिए, एक इंसान अपना वेट मेजर करना चाहता है, तो यहाँ पर है एक मशीन, उस मशीन पे आके खड़ा हो गया और मशीन में है रीडिंग लेने के लिए एक नीडल लगा हुआ। तो जब ये इंसान इस मशीन पे आया, तो ये वेइंग मशीन जो रीडिंग देगा, वो रीडिंग जनरली हम चाहते हैं कि किलोग्राम में हमें मिले। तो ये जो है रीडिंग, तो क्या ये मशीन इंसान को देखता है आंखों से? नहीं। सर तो एक किसको mg फील डालता है करेगा? तो फोर्स। किसको फील करेगा? तो ध्यान से सुनो, मशीन यदि आदमी ने उस मशीन को नीचे धकेला अपने वेट के कारण, ग्रेविटी उस आदमी को नीचे ले जाना चाहता था, मशीन रोक रहा है, तो मशीन ने किधर फोर्स लगाया? ऊपर। तो ध्यान से सुनो, ये mg तो अर्थ के कारण है ना, लेकिन m किसके कारण है? मशीन के कारण आदमी पे लग रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? जितने जोर से आदमी मशीन ने आदमी को धकेला, उतने ही जोर से आदमी ने मशीन को धकेला होगा। जितने जोर से आदमी ने मशीन को नीचे पुश किया, उतने ही जोर से मशीन ने आदमी को ऊपर पुश किया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप mg पे फोकस नहीं करिए, mg पे फोकस करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये जो नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल, वो नॉर्मल तो न्यूटन में होगा, उसको g से डिवाइड कर दीजिएगा, यही आएगा रीडिंग। रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन यहाँ हम देख रहे हैं। और इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आपको जब भी रीडिंग चाहिए किसी मशीन से, तो आप आदमी का FBD बनाओ, आदमी पे लगने वाले फोर्सेस देखो। आदमी रेस्ट पे है तो N बराबर mg। आदमी यदि 40 किलोग्राम का होगा, तो जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल होगा 400 न्यूटन। 400 को जी से डिवाइड कर दोगे तो 40 kg दिखने लगेगा। सर ये फालतू की बात क्यों समझा रहे हो हम मुझे? ऐसा आता है दिमाग में। एक काम करिए, आप यदि कहते हैं अपीयरेंट वेट, अपीयरेंट में आंखों के सामने अपीयर होने वाला वेट, और आप उसको किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं? तो डे टू डे लाइफ में वेट मतलब किलोग्राम में देखते हैं। दुकान वाले को नहीं कहते हैं कि यार 2 किलोग्राम ये 20 न्यूटन मुझे आलू दे दो, उसको यही कहते हो 2 किलोग्राम दे। और वो यदि स्प्रिंग बैलेंस से भी मेजर करेगा तो न्यूटन नहीं, वो आपको किलोग्राम में ही बताएगा। यहाँ देखिए n किलोग्राम, तो ये कैसे देखेंगे? तो ये देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन, n भूलिएगा और g से डिवाइड कर दीजिएगा। सर ये कंसेप्ट किसके लिए आप समझा रहे हो? आपने यदि ये कंसेप्ट सीखा
क्वेश्चन आप सही करने वाले हैं जो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि एक लिफ्ट में एक इंसान हट्ठा कट्ठा भीतर गया। लिफ्ट में पहले से रखा हुआ है एक मशीन वेइंग, उस पर खड़ा हो गया और इस इंसान का मात्र 50 kg है वेट, और ये ऊपर जा रहा है लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और अब आपको बताना है कि रीडिंग क्या होगा मशीन का, वेइंग मशीन का रीडिंग बताना है कितना होगा। 715। तो सॉल्व करते वक्त ध्यान से देखिए, सबसे पहले एप्पल का एक पेड़ लगाओ, न्यूटन को बड़ा पसंद था, और वहां खड़े हो जाओ ऑब्जर्वर, और फिर मुझे बताओ आदमी का जो फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है नॉर्मल और दूसरा है mg। एक लग रहा है नॉर्मल और दूसरा लग रहा है mg। अब सोच के जवाब दो, सर क्या आदमी रुका दिख 55.5। रहा है या आदमी एक्सेलरेटेड है? सेब खाते हुए जब देखते हो तो, अरे बालक लिफ्ट ट्रांसपेरेंट होगा, मान लो मॉडर्न जमाना है, और न्यूटन जब लॉ अप्लाई करेगा तो सेब खाते हुए ही अप्लाई करेगा। गलत है जवाब। तो यहाँ पर नॉर्मल ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, एक्सेलरेटेड 25 kg। तो n माइनस mg हो गया नेट फोर्स, और ये किसके बराबर होगा, ma के। n बराबर हो गया mg प्लस a, और चेक कर लीजिए 300 न्यूटन। m है 50 और g प्लस a हो गया 15, दोनों को 300 मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन। 750। तो रीडिंग कितना हो जाएगा? तो रीडिंग के लिए हम लोगों ने क्या सोचा था, रीडिंग के लिए सोचा था n/g, क्योंकि नॉर्मल को ही फील करता है, तो mg को नहीं देखता। mg तो अर्थ के कारण आदमी पे है, वो नॉर्मल जानता है, जितने जोर से आदमी को इस मशीन ने धकेला दैट इज नॉर्मल, उतने ही जोर से मशीन आदमी को धकेलेगा, तो रीडिंग भी वही नॉर्मल का आएगा। नॉर्मल न्यूटन में होता है, किलोग्राम में ले जाने के लिए क्या करोगे, 750 को 10 से डिवाइड कर दो, जी का वैल्यू, ये 75 kg आएगा रीडिंग। तो यदि आप ए एक्सेलरेशन से एक लिफ्ट को ऊपर जाते देख रहे हो, तो रीडिंग रट्टा मारने के लिए फॉर्मूला मत रटो, क्वेश्चन तो मैं 10 सेकंड में बदल दूंगा। आप इस कंसेप्ट को समझो कि मशीन के आंखें नहीं हैं, मशीन को जितने जोर से आप दबाओगे मशीन उसे फील करेगा, उतने ही जोर से आपको वो दबाएगा। और वहां न्यूटन थर्ड लॉ सोचो, तो mg जो लग रहा है 50 kg वाले इंसान पे, वो तो अर्थ के कारण है, और नॉर्मल रिएक्शन जो उसके ऊपर लग रहा है वो कांटेक्ट के कारण है मशीन के साथ। और ये ग्राउंड से सेब खाते हुए मैं देखता हूं, तो इंसान ए एक्सेलरेशन से आसमान में जा रहा है, और यदि ये ए एक्सेलरेशन से आसमान में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाला फोर्स ताकतवर होगा। तो नेट फोर्स, आप दोनों फोर्स एक तरफ होते तो n प्लस mg, अपोजिट है तो बड़े में से छोटे को घटाया n माइनस mg इक्वल्स टू ma। चेक करिए, यदि हम ये देखें, यहाँ एक फिर से लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक इंसान है और जो मशीन पे खड़ा है, ये इंसान है 60 kg का एक्चुअल इसका मास, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मशीन है, इस मशीन में जो इसका रीडिंग आएगा वो क्या होगा, रीडिंग क्या होगा, जबकि ये लिफ्ट है और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है कितने से, लिफ्ट एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जब ये काम आप कर रहे होंगे तो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, सॉल्व करते वक्त एक अमरूद का पेड़ लगवाएंगे, 90 kg। जो पसंद हो वही फल लगवा लो। फिर आप देखो आदमी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वो जो लिफ्ट के भीतर वाला इंसान है, लिफ्ट के भीतर वाला इंसान तो लाल रंग का है, लिफ्ट के भीतर वाला इंसान जो है उस पे देखो कौन कौन से फोर्स, एक तो कांटेक्ट है, कांटेक्ट के कारण नॉर्मल आया, एक ग्रेविटी है उसके कारण mg आया, और एक्सेलरेशन किधर है आगे, तो आप ऊपर की तरफ क्या लिखोगे, n माइनस mg इक्वल्स टू ma, n इक्वल्स सर टू 90 kgs। mg प्लस a, m कितना 60, g 10 प्लस 5 15, 900, बहुत बढ़िया। तो रीडिंग कितना आ गया
ध्यान से देखिए, रीडिंग अब क्या लिख दोगे, तो रीडिंग में अपने पास था क्या, 90 kg। रीडिंग लिखा करते थे n/g, 900/10 कैंसिल आउट हो गया, 90 किलोग्राम। सोचो, कहानी में बस हल्का सा ट्विस्ट है। लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड नहीं है। ये जो आपने सोचा ऊपर जाता हुआ, ऐसा नहीं है। लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। ये यहाँ एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट नीचे एक्सेलरेटेड 30 kg। अब यदि ऐसा सीन हो और आपसे कोई कहता है कि नॉर्मल ये रीडिंग बताओ क्या होगा, तो आप बस चित्र में देखो, एक्सेलरेशन आदमी का नीचे की तरफ n और लग रहा है और कांटेक्ट के कारण mg लग रहा है, और कौन सा लगेगा। तो हम क्या लिख देंगे, बड़ा किसको मानेंगे, mg को। mg माइनस n हो गया नेट फोर्स, दैट इज ma। mg माइनस a इक्वल्स टू n इक्वल्स टू हो गया 60 इंटू 10 माइनस 30 5, kg। दैट इज 300। और आप यहाँ रीडिंग क्या देखेंगे, रीडिंग देख देंगे, रीडिंग इक्वल्स टू हो जाएगा n/g इक्वल्स टू हो जाएगा 300/10, यही आया था ना 30 के। अब सोचो, बाय चांस मैं लिफ्ट के भीतर हूं, सर मैं फॉर्मूला रट लूंगा। अरे फॉर्मूला रटने का नहीं है, फॉर्मूले को समझना है। रट लेना तो होता है बच्चों वाला काम, 10th का एग्जाम देना है, रट लिया मैंने। लेकिन आप जब आईआईटी के बारे में सोच रहे हो तो प्रोसीजर को सीखना है। नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, कोशिश करते रहना है। सोचो, ये कंसेप्ट बन जाएगा और तब मैं कहूंगा कि वो यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखें। एक इंसान फिर से लिफ्ट में खड़ा था, वेइंग मशीन पे, और रीडिंग ढूंढ रहा है। तब जब स्प्रिंग लिफ्ट की रस्सी टूट गई और वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल। यदि फ्री फॉल वाला सिचुएशन है तो सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखने वाले हैं, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे और एक्सेलरेशन नीचे। तो हम क्या लिखेंगे, mg माइनस n इक्वल्स टू ma, mg माइनस n इक्वल्स टू mg। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, n is equal to माइनस 0। इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0। और रीडिंग कैसे लिखा करते थे, रीडिंग लिखते थे n/g, ये भी आ गया 0। अरे 0, ये रीडिंग मतलब अपीयरेंट वेट 0, अपीयर होगा 0। अरे यार, लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट गिर रहा है, फ्री फॉल में है, लिफ्ट भी जाने वाला, उसमें खड़ा इंसान भी जाने वाला, तो लिफ्ट भी सोचेगा कि जाते हुए का क्या वेट बताया जाए, 0। ये मजाक की बात है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ से क्या कंसेप्ट लिखेंगे, इन द केस ऑफ फ्री फॉल apparent weight must be 0. In the case of free fall, apparent weight must be 0. और ऐसा क्यों हो रहा है तो चेक करो ना, इक्वेशन देख लो, समझ में आ जाएगा। सर mg माइनस n क्यों लिखा, mg प्लस n क्यों नहीं लिखा, भाई अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस तो कतई नहीं होगा। सर n माइनस mg क्यों नहीं लिखा, भाई नीचे जा रहा है तो नीचे वाला ना ताकतवर फोर्स मानोगे। सर देख कहां से रहे हो, ऑब्वियस है, सेब खाते हुए ग्राउंड से। सर सेब का पेड़ कहाँ है, लो बना दिया पेड़, खड़े हो जाओ। हमेशा ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन लेना है। तो इस तरह हम प्रोसीड कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा बहुत आप पहचानना सीख जाएंगे। अगले टर्न पे फिर हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में। नॉर्मल, अरे mg माइनस mg तो तुमने सीखा ही नहीं, 10 माइनस 10 तो 200 होता है। तो ये mg माइनस mg कितना होगा, इसलिए नॉर्मल 0। ये नॉर्मल या इक्वेशन देखोगे नहीं और कूद पड़ोगे सीधे, वो 0 कहाँ से आ गया। अरे बेवकूफ, mg राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से माइनस n राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो mg माइनस mg इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0। गजब करते हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। आपने इसकी पीडीएफ बनाई है सर?